जय हिंद, वंदे मातरम। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स 100 पर। रिसेंटली एक न्यूज आई कि आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट बढ़ा दिया है टू 4.9%। पहले ये 4% था, फिर 4.4% किया गया, उसके बाद 4.9%। अब सवाल उठता है कि ये रेपो रेट क्या है और रिवर्स रेपो रेट क्या है, और ये किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा और इसके मायने क्या क्या हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे सिंपल शब्दों में। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। स्वागत है आपका करंट अफेयर्स 100 पर। सो 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई की यूनानिमसली, मतलब सबने सर्वसम्मति से ये डिसाइड किया कि हम रेपो रेट को बढ़ाएंगे 50 बेसिस पॉइंट पर, और ये 4.9% हो जाएगा। जो सेकंड हाइक है हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, 4 से 4.4 और 4.9% तक ही किया गया। ठीक है, तो देख सकते हैं कि एक महीने के अंदर अंदर 0.9% जो है रेपो रेट बढ़ा दिया गया है। तो आज के दिन, जिस दिन ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप देख सकते हैं रेपो रेट जो इतना है, रिवर्स रेपो रेट इतना है। ठीक है जी। अब रेपो रेट को अगर आप देखेंगे, जब कोविड शुरू हुआ था, या कह लीजिए कोविड शुरू होने से पहले जो रेट था, रेपो रेट, वो 5.15% था। तो अभी तक भी उस रेट पर नहीं पहुंचा है। फिर एक ड्रास्टिक रिड्यूस, आप मतलब रिडक्शन देख रहे हैं, या कह लीजिए काफी ड्रास्टिकली इसको रिड्यूस किया गया रेपो रेट को, और फिर ये काफी टाइम तक ये कांस्टेंट रहा, फिर अब रिसेंटली इसको बढ़ाया गया है दोबारा से। चलिए, मार्केट्स ने कैसे रिएक्ट किया, सेंसेक्स थोड़ा नीचे आया, और उसके बाद जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या हैं, इनको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को समझने से पहले हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को समझना है। देखो, गवर्नमेंट और सिक्योरिटीज दो शब्द इसमें आते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई सिक्योरिटीज, अब गवर्नमेंट को भी अपना शासन और प्रशासन व्यवस्था चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो वो पैसा कहां से लेती है? बैंक से लेती है। किसके थ्रू लेती है? आरबीआई, क्योंकि आरबीआई ही गवर्नमेंट का बैंक है। तो अब सबसे पहले एक जो बैंक है, वो आरबीआई के थ्रू गवर्नमेंट को पैसा देता है। ठीक है जी। तो अगर मान लीजिए गवर्नमेंट से इसने सिक्योरिटीज परचेज करी, और बैंक ने गवर्नमेंट को पैसा दिया थ्रू आरबीआई, ये मान लीजिए 6 महीने के लिए थी। अब 3 महीने बाद बैंक को पैसे की जरूरत पड़ गई, तो बैंक दूसरे बैंक के पास गया कि ये गवर्नमेंट से मैंने सिक्योरिटी ली थी 6 महीने के लिए, 3 महीने पहले, 3 महीने बचे हुए हैं, आप इसको ले लीजिए और मेरे को पैसा दे दीजिए। तो इजिली ट्रेडेबल है। ठीक है, सबसे पहले ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा इशू की जाती है। इसमें गवर्नमेंट की एक डेट ऑब्लिगेशन है। डेट ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? उधार, जैसे उधार लिया है सरकार ने पैसा, वैसे आप कह सकते हैं कि उस पे एक कर्जा है कि उसको लौटाना है उस पैसे को। इसको दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, या कैटेगराइज किया जाता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स कहा जाता है, इसकी मेच्योरिटी 1 साल से कम होती है, 6 महीने, 9 महीने, कुछ भी हो सकता है, 1 साल से कम होनी चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही इशू की जाती है। लॉन्ग टर्म में जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स या डेटेड सिक्योरिटीज कहा जाता है, ये मेच्योरिटी इसकी 1 साल से ज्यादा होती है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा इशू की जा सकती है। इसको रिस्क फ्री, क्योंकि सरकार दे रही है, देखिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, सॉवरन सिक्योरिटीज भी इन्हें कहा जाता है, जिट एज इंस्ट्रूमेंट्स भी कहा जाता है, मतलब सेफ है ये कंपैरेटिवली। ठीक है जी, इसीलिए बैंक्स जो है इन सिक्योरिटीज को ट्रेड करते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं। दो व्यक्ति हैं, ए एंड बी। ठीक है जी। अब ए व्यक्ति जो है बैंक के पास जाता है। ठीक है, बैंक के पास जाता है और कहता है कि जी ये पैसा मेरे पास एक्सेस में पड़ा है, आप रख लीजिए और मेरे को जो है ब्याज दे दीजिए, एफडी पर मेरा पैसा जमा कर लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया है, तो वो 1 लाख रुपया लेके बैंक जाता है, एफडी करा देता है। अब बी व्यक्ति बैंक के पास आता है, वो कहता है कि जी मेरे को गाड़ी लेनी है, या कह लीजिए मकान लेना है, उसके लिए मेरे को लोन दे दीजिए। ठीक है, तो वो लोन दे देता है। अब ए व्यक्ति ने बैंक को 5% पर जो है एफडी करा दी, अपने पैसा जमा करा दिया। ठीक है, अब बैंक जो है वही पैसा, मान लीजिए वो पैसा बी को देता है 7% के ब्याज पर। ठीक है,
अब ये जो बीच में 2% बचा, यही एक तरह से आप कह सकते हैं कि बैंक की कमाई है, या कह सकते हैं कि बैंक का जो भी खर्चा है, सैलरीज हैं, जो फिक्स कॉस्ट है, वो सारा का सारा इसमें से निकल रहा है। अभी बहुत इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट अभी मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो ए व्यक्ति आया, अपना पैसा जमा किया, बैंक एक तरह का इंटरमीडियरी है, वही पैसे की सर्कुलेशन कर रहा है। अब बात आती है कि कोविड आता है, ठीक है जी। कोविड आता है, कोविड में क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो जाती है, लोगों की नौकरियां चली जाती हैं। अब किस तरीके से लोगों को मोटिवेट किया जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा सामान परचेज करें। अब इस अपनी एग्जांपल में दोबारा आते हैं। अब जो बी व्यक्ति है, वो उसने 7% पे लोन ले लिया। एक और व्यक्ति है, सी व्यक्ति है। अब वो कहता है कि मैं भी, यार तुमने गाड़ी ली, बहुत मजा आ गया, मैं भी गाड़ी ले लेता अगर थोड़ा सा लोन सस्ता होता, ठीक है। अगर ये लोन जो है मान लीजिए 6.5% पे होता या 6% पे होता, तो मैं ले लेता गाड़ी, मैं भी गाड़ी ले लेता। तो अब क्या किया आरबीआई ने, इस चीज को देखते हुए आरबीआई ने जो पैसा है वो बैंक को दे दिया कम ब्याज पर, ठीक है जी। तो आप कहेंगे कि बैंक को कम ब्याज पर देगा, तो क्यों देगा? और उसके लिए जब भी आप जाते हैं बैंक में, तो आपसे एक कोलेटरल रखवाया जाता है। कोलेटरल मतलब आपसे कुछ गिरवी रखवाया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि भाई या तो आप कोई घर में कोई सोना पड़ा है उसको, या प्रॉपर्टी, या किसी भी तरीके की चीज को आप कोलेटरल में रखते हैं, ठीक है, एक गिरवी रखते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि बैंक के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रखी थी, वो किसको दे दी? आरबीआई को दे दी। इस डायग्राम में आप देखिए, उसने क्या किया, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हैं वो किसको दे दी? आरबीआई को दे दी। और आरबीआई ने ये पैसा जो है, जिस दर पर वो पैसा दे रहा था, मान लीजिए पहले 5.1% था, उसको कम करके मान लीजिए 4% कर दिया। तो अब क्या होगा? बैंक को लग रहा है कि यार मैं पैसा, मेरे को आरबीआई कम ब्याज पर दे रहा है, मैं ले लेता हूं। अब मैं इसको 4% पे ले लेता हूं, तो जो मेरा सी कस्टमर था, ठीक है, जो कह रहा था कि 6.5% पर मैं अगर लोन होता तो मैं गाड़ी ले लेता, तो वो बैंक इसको कह रहा है कि भाई साहब ऐसा है कि आप आइए और गाड़ी ले जाइए, 6.5% पर मैं आपको ब्याज देने के लिए तैयार हूं। इससे क्या होगा? गाड़ी की डिमांड बढ़ेगी। मैं एक एग्जांपल गाड़ी की ले रहा हूं, आप इसको मकान या किसी भी और प्रोडक्ट के लिए देख सकते हैं। तो उस तरीके से क्या होगा, सिर्फ गाड़ी की डिमांड नहीं बढ़ेगी, गाड़ी में बहुत सारे कह लीजिए स्पेयर पार्ट्स हैं, जो उसमें नौकरियां कर रहे हैं, मनी की सर्कुलेशन बढ़ेगी, लोग कहीं ना कहीं ज्यादा परचेज करने की उनकी क्षमता बढ़ेगी, या कह लीजिए वो खर्च करने की ओर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार चाह रही थी कि लोग ज्यादा से ज्यादा खर्च करें। अब हुआ क्या? हुआ ये कि ये जो पैसा है, लिक्विडिटी जिसे तरलता भी कहा जाता है, या कह लीजिए कैश इन हैंड, ये बढ़ गया। अब ये बढ़ने से क्या हुआ? अब जो गाड़ी लेने गया, तो वो गाड़ी लेने गया तो वो 5 लाख की मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल गाड़ी थी। तो दूसरा व्यक्ति गया, वो कह रहा है कि जी मैं 5,25,000 देने के लिए तैयार हूं। तीसरा व्यक्ति गया, वो कह रहा है मैं 5.5 लाख देने के लिए तैयार हूं। तो इससे क्या हुआ? उसकी प्राइस बढ़ती गई, किसकी? गाड़ी की। तो इसको सिंपल भाषा में हम कहें, मुद्रास्फीति दर बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ी, ठीक है जी। तो अब इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या हुआ? ये मैं गाड़ी की एग्जांपल ले रहा हूं, अगेन इस चीज को हम एप्लीकेबल करेंगे बाकी चीजों पर भी। तो इस तरीके से सारी चीजों की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने लगी, कीमतें बढ़ने लगी। अब इन कीमतें बढ़ने से क्या हुआ? कहीं ना, और एक फैक्टर और आ गया, रशिया यूक्रेन वॉर, जिसकी वजह से कच्चा तेल जो हम आयात कर रहे थे वो महंगा हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो है महंगी होने लगी। अब सरकार पर दबाव आया कि हमें इसको कम करना है, मुद्रास्फीति दर को कम करना है, हमें बैलेंस बनाकर चलना है। कहां पर हमारे पास ग्रोथ रेट होनी चाहिए, कितनी ग्रोथ रेट, और कहां पर इन्फ्लेशन। बट इन्फ्लेशन क्योंकि ज्यादा जो कंफर्टेबल लेवल था उसको क्रॉस कर चुका है, तो उसको कंट्रोल करना जरूरी है। अब आरबीआई ने क्या कहा? आरबीआई ने कहा कि भाई साहब ऐसा है, जो मैं आपको पैसा 4% पे दे रहा था, सिक्योरिटीज जो आपने मेरे को दी थी, तो मैं आपको 4% पे पैसा दे रहा था, वो अब मैं नहीं दे पाऊंगा, या कह लीजिए अब मैं वो 4.9% पर दूंगा, ठीक है जी। अब वो 4.9% पर जब आरबीआई बैंक को पैसा देगा,
तो ऑब्वियसली क्या होगा, बैंक जो लोन अब अभी जो इस 6.5% पे दे पा रहा था वो नहीं दे पाएगा। तो हो सकता है वो जो लोन है वो 7% हो जाए, हो सकता है 7.5% हो जाए, हो सकता है 8% हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन द बैंक्स। तो अब ये जो जो लोन है वो महंगा हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे जो परचेजिंग पावर है, जो खरीदने की क्षमता है वो कम होगी। आप मार्केट में जाके चीजें नहीं खरीदेंगे, या कह लीजिए कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों को खरीदेंगे जो बहुत जरूरी है इमीडिएट तौर पर। क्यों? क्योंकि आपको उस पर ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ठीक है जी। तो यहां पर ये आपका कंसेप्ट है। तो रेपो रेट बढ़ाने से क्या हुआ, बैंक को जो पैसा मिल रहा था आरबीआई से वो ज्यादा ब्याज दर पर मिल रहा है, तो आगे जो वो लोन देगा वो भी ज्यादा जो है ब्याज दर पर पैसा उसको देना पड़ेगा। ठीक है। अब बात आती है कि ये रेपो क्यों बोलते हैं। रेपो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है। रीपर्चेज एग्रीमेंट का मतलब कि जिस दिन बैंक ने मान लीजिए सिक्योरिटी दी, ठीक है, तो उसी दिन उसमें लिखा रहता है कि मैं आपसे मान ली फॉर एग्जांपल 100 करोड़ रुपए ले रहा हूं। मान लीजिए बैंक ने, आरबीआई ने 100 करोड़ रुपए दिया और 100 करोड़ रुपए की सिक्योरिटीज 6 महीने के लिए है, 1 साल के लिए है, 2 साल के लिए है। तो उसमें टाइम पीरियड पहले से लिखा है। रीपर्चेज एग्रीमेंट, मैं दोबारा से उसको खरीद लूंगा, मैं आपके पास रख रहा हूं बट मैं फिर दोबारा से वो जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रीपर्चेज कर लूंगा। ठीक है जी। तो अभी इसको कंसाइज कर लेते हैं। तो रेपो रेट बढ़ा तो क्या होगा, लोन की जो दर है, जो लोगों को लोन मिलेगा, कह लीजिए लोन पे जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इससे कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कम होगी ऐसा माना है। बट ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी मेजर कहा जाता है, ये बहुत ज्यादा इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन कम होगी बट इसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। अब आप पूछेंगे अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगी, क्योंकि जब आपका मान लीजिए डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है तो कोई परचेज नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन और कहीं ना कहीं ले ऑफ होगा या ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं यही बैलेंस जो है कहीं ना कहीं सरकार को बनाना रहता है कि कितना इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में या कह लीजिए एम्प्लॉयमेंट में किस तरीके से बैलेंस बनाया जाए। अब बात कर लेते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या है, बिल्कुल इसके उल्टा। ठीक है जी। उल्टा कैसे, कि बैंक जो है अपना पैसा वो दे देती है आरबीआई को और आरबीआई इसके बदले में बैंक्स को सिक्योरिटीज दे देता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे देता है। विद रीपर्चेज एग्रीमेंट मूव्स टू दिस। ठीक है। तो लिक्विडिटी इसके पास चली गई और ये रीपर्चेज मतलब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है बैंक के पास चला गया। ठीक है। तो ये था रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द सेशन और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बेल आइकन बटन को दबा लीजिएगा ताकि जो वीडियोस है वो आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। टेक केयर, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।